सुबह के 12:30 बजे थे। मैं नेहरू प्लेस में स्थित अपने ऑफिस में मौजूद था। इसलिए मौजूद था क्योंकि कोई कामधाम था नहीं और कहीं जाने लायक कोई दूसरी जगह मुझे सूझ नहीं रही थी। हाल ही में ऑफिस के मेरे कक्ष में बम फटा होने की वजह से वहाँ जो नुकसान हुआ था उसकी लिपापोती मैंने करा ली थी। मसलन मेज की मरम्मत करा ली थी, 2 विजिटर्स चेयर नई खरीद ली थी और टूटे शीशे बदलवा लिए थे। लेकिन एक नए उससे बड़े दफ्तर की मेरी तलाश बदस्तूर जारी थी। जैसे मैं रिहाइश के लिए नया फ्लैट ले चुका था, वैसे नया दफ्तर अभी मुझे हासिल नहीं हुआ था। जो हासिल होता था वो या मेरे बजट से बाहर होता था या ऐसे इलाके में होता था जहां मैं शिफ्ट नहीं करना चाहता था। बहरहाल तलाश जारी थी और इस बाबत मेरी पहली पसंद कनॉट प्लेस या आसपास का इलाका था। मेरी सेक्रेटरी रजनी बाहर रिसेप्शन पर मौजूद थी और मैं बिना देखे भी जानता था कि या तो नाखूनों पर नई नेल पॉलिश चढ़ा रही थी या किसी फिल्मी मैगजीन के पन्ने पलट रही थी, जो कि उसकी मेरे साथ अपने एम्प्लॉयर के साथ जाती थी। जब एक ही छत के नीचे 2 जने जग मार रहे हों तो ये काम उन्हें इकट्ठे अंजाम देना चाहिए। लेकिन वो नादान लड़की नहीं समझती थी कि ऐसे माहौल में उसे बाहर रिसेप्शन पर बैठे होने की जगह अंदर आकर अपने एम्प्लॉयर की गोद में बैठना चाहिए था। दिल्ली शहर में रहती जो नौजवान लड़की पप्पी जप्पी की अहमियत न समझे उसे नादान ही तो बोला जाएगा। अफसोस कि वो ऐसा नहीं समझती। बहरहाल उसे मिसगाइड करना मेरा फर्ज था। मैंने नया सिगरेट सुलगाया और ज़्यादा आरामदेह पोजीशन की तलाश में कुर्सी पर पहलू बदला। साहिबान, विश्व की तमाम महान हस्तियाँ जैसे कि हकीम लुकमान, ऐश्वर्या राय, कन्फ्यूजियस, नुक्कड़ के पिज़्ज़ा पार्लर की नई वेट्रेस इस बात से सहमत है। उम्मीद है कि आप भी होंगे। भले ही आप कोई महान हस्ती नहीं हैं कि आदमी का बच्चा या तो जन्म से औरतखोर होता या औरतखोर बन जाता है या बना दिया जाता है। आपके खादिम पर कौन सी बात लागू है उसका फैसला आप बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि मुझे तो अपने पर तीनों ही बातें लागू जान पड़ती है। लेकिन कौन सी बात ज़्यादा लागू है ये यूअर्स ट्रूली नहीं समझ पाता। इसी वजह से कई बार ऐसा कन्फ्यूजन होता है कि मछली हाथ से निकल जाती है, जैसे कि अभी पिछले साल के सिरे पर ही हुआ। मैंने समझा कि जो टेक्निक मैंने नवंबर में मुंबई में उस लंबी वाली मराठा सुंदरी पर आजमाई थी, वो दिल्ली में उस एंग्लो इंडियन लड़की पर भी कामयाब हो सकती थी, जो कि मुझे एक ड्रिंक डिनर की पार्टी में मिली थी। मुझे पूरी उम्मीद है हजरात कि अपने खादिम को आप भूले नहीं होंगे, लेकिन अगर इत्तफाकन गैर इरादन ऐसा हो गया हो तो मैं आपको अपना परिचय फिर से दिए देता हूँ। बंदे को सुधीर कोहली कहते हैं और बंदा प्राइवेट डिटेक्टिव के उस दुर्लभ धंधे से ताल्लुक़ रखता है जो हिंदुस्तान में अभी ढंग से जाना पहचाना नहीं जाता। लेकिन इसे आप कुदरत का करिश्मा कहें या बंदे का, दिल्ली शहर में बतौर पीडी आपके खादिम की अच्छी खासी पूछ है। तभी फ़ोन का बजर बजा। मैंने हाथ बढ़ाकर फ़ोन पर से रिसीवर उठाया और उसे कान से लगाया। क्या है, मैं माउथपीस पे बोला। नक सीख सवार चुकी है तो आके दिखा जा। सर, रजनी संजीदगी से बोली, मिस्टर आलोक पावले आपसे मिलना चाहते हैं। तेरे को मालूम है मैं बिना अपॉइंटमेंट किसी से नहीं मिलता। सर मिस्टर पावले, ऊपर से मैं इतना बिजी हूँ। सर मुझे मालूम है आप कितने बिजी हैं, लेकिन सरसराना है तो भीतर आके सरसरा, ताकि सर मिस्टर आलोक पावले मुंबई से आए हैं, उन्होंने आज ही वापस लौटना है। ऐसा? हाँ, इसलिए अपने बेहद बिजी शेड्यूल में से थोड़ा वक्त मिस्टर पावले के लिए निकालिए। ठीक है, तू कहती है तो मैं कहती हूँ। क्यों कहती है? क्योंकि 4 दिन बाद 1 तारीख है और ये अक्लमंद के लिए इशारा है। तेरा मतलब है वो आदमी क्लाइंट है, पेइंग कस्टमर। 4 पैसे जाड़ेगा तो मैं पहली को तेरी तनख्वाह भर पाऊंगा। कितने काबिल है आप। सर आई एम प्राउड ऑफ यू। ठीक है बैज। मैंने रिसीवर को वापस क्रेडल पर रखा, सिगरेट को एस्ट्रे में झोंका, अपनी कुर्सी पर सीधा होकर बैठा। मेरे कक्ष का दरवाजा खुला और एक उम्रदराज शख्स ने भीतर कदम रखा। उसकी उम्र की चुगली करने वाली
एक ही बात थी कि उसके बाल अधपके थे, वरना वो निहायत चौकस तंदुरुस्ती वाला और बेहद सजा धजा शख्स था। उसकी कलाई पर रोलेक्स की घड़ी थी, बाएं हाथ की 2 उंगलियों में हीरे की अंगूठियां थी और जो सूट वो पहने था उसे कोई फिल्मी रिच शख्स ही अफोर्ड कर सकता था। दूसरे स्कूल कॉलेज से उसकी कोई खास निस्बत रही हो ऐसा नहीं जान पड़ता था। शिक्षित होने की वजह से चेहरे पर जो बुद्धिमत्ता की छाप होती है वो उसके चेहरे पर नहीं थी। लेकिन आजकल के ज़माने में चंद अपवादों को छोड़कर शिक्षा कोई बहुत बड़ी एडवांटेज नहीं। शिक्षा और कुछ नहीं करती, खाली एक हरामी को दूसरे हरामी से ज़्यादा चतुर सुजान बनाती है। मिस्टर कोहली, वो बोला। वेलकम मिस्टर पावले। जबरन मुस्कुराते हुए मैंने अपनी ओर बढ़ा उसका हाथ थामा और छोड़ दिया। प्लीज़ टेक ए सीट। थैंक यू। लेकिन वो तत्काल न बैठा। बैठने से पहले खुर्दबुनी निगाह से मेरा मुआयना किया। जवाबी कार्रवाई के तौर पर वैसे ही मैंने उसको देखा तो मुझे उसकी सूरत पहचानी सी लगी, लेकिन मैं याद न कर सका कि क्यों मुझे ऐसा लगा था। नाम से वो महाराष्ट्रियन लगता था, लेकिन जिस लहजे में वो 2 अक्षर बोला था वो मुझे किसी मराठे का न लगा। मेरे दाएं कान के पीछे तिल है। मैं धीरे से बोला, क्या? वो सकपकाया। शायद न दिखाई दिया हो इसलिए बताया, क्यों? मुआयना हो तो मुकम्मल हो, वरना न हो। ओह, तशरीफ़ रखिए। वो एक विजिटर चेयर पर ढेर हुआ। इधर की आवाज़ें बाहर सुनी जा सकती हैं, वो बोला। कभी आजमा कर तो नहीं देखा, मैं बोला। लेकिन बीच का दरवाज़ा बंद हो तो? मेरे ख्याल से तो नहीं। बतौर पीडी तुम्हारी अच्छी रिकमेंडेशन है। जहे नसीब। उधर मुंबई में पूछा, दिल्ली में बेस्ट पीडी कौन था? हर कोई बोला, सुधीर कोहली। सो यू आर दी बेस्ट। अब मैं अपनी जुबानी क्या बोलूं? समझ लीजिए कि अंधों में काना राजा। मेरे को जो कुछ भी मांगता है बेस्ट मांगता है, सेकंड बेस्ट नहीं मांगता, थर्ड बेस्ट नहीं मांगता। वो तो मेरे को दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है? किधर से दिखाई दे रहा है? आपके इटालियन सूट से, रोलेक्स की घड़ी से, अंगूठियों में जड़े हीरों से। ओह, सो ओके। बेस्ट डिटेक्टिव की निगाह तीखी तो होना ही मांगता है। बेस्ट डिटेक्टिव चार्ज भी बेस्ट करता है। दैट्स बट नेचुरल। क्या चार्ज करते हो? मैंने बताया। ठीक है, वो बेहिचक बोला। देता है, मैं लेता है। लेकिन पहले ये तो बताइए कि काम क्या है, प्रॉब्लम क्या है आपको? कोई हो, मैं पे करेगा तो तुम प्रॉब्लम हल करेगा। सिंपल? नॉट दैट सिंपल। मैं गैर कानूनी काम नहीं करता, ऐसे काम नहीं करता जो मुझे हवालात का रास्ता दिखा सकते हों। स्ट्रेट काम करता हूँ, रिस्क नहीं लेता। लेता है किसी हद तक। मैं मुल्क के कायदे कानून से लुका छिपी का खेल खेल सकता हूँ, उससे पंजा नहीं लड़ा सकता, उसे ढेर करके उसकी छाती पर सवार नहीं हो सकता, मुंह तो बंद रख सकता है। जी, मैं सीक्रेट काम को सीक्रेटली होना मांगता है। यू कैन कीप ए सीक्रेट वेरी वेल सर। फिर चलेगा। अब बोलिए क्या बात है? सुनो, क्या बात है? पहली बात तो ये है कि तुम्हारे माथे पर लिखा है कि तुम मुझे पहचानने की कोशिश कर रहे हो। सबसे पहले मैं तुम्हारी कोशिश आसान करता हूँ। कोहली मेरा नाम अशोक पावले नहीं, अलेक्स पाब्लो है। अलेक्स पाब्लो। मैं क्या? तब मेरा दिमाग रोशन हुआ। तब मुझे एहसास हुआ कि उसको न पहचान पाने के पीछे अहम तरीन वजह उसके बाल थे जो सफ़ेद हो चले थे, और फ्रेंच कट दाढ़ी और मूछ थी जो उसने साफ कर दी थी। वो शख्स एक मवाली था और कभी मुंबई अंडरवर्ल्ड में उसका बड़ा नाम होता था। तब आए दिन अखबारों में उसका जिक्र आता था। शायद ही कोई क्राइम था जिसके तहत पुलिस को उसकी तलाश नहीं होती थी। अपने भाईगिरी के शुरुआती दौर में 2-3 बार गिरफ्तार भी हुआ था, लेकिन हमेशा लैक ऑफ एविडेंस के बिना वह बिना सजा पाए छूट जाता था। बाद में अंडरवर्ल्ड में उसकी ऐसी हैसियत बन गई थी कि वो खुद कुछ नहीं करता था, लेकिन कोई गैरकानूनी कारोबार उसकी इजाज़त के बिना नहीं होता था। फिर भी होता था तो उस कारोबार को अंजाम देने वाले की लाश समुद्र में तैरती मिलती थी। दुबई के भाई का उसके सिर पर हाथ था, जिसकी वजह से सालों पहले एक दौर तो ऐसा आया था कि वो मुंबई अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह कहलाता था। मालूम पड़ता है, वो बोला कि बेजे में लाइट हुआ। यस बॉस,
और मेरा पिक्चर फ्लैश किया। यस बॉस। इसी वजह से हैरानी भी हुई। क्या बोला? आप तो इतना पावरफुल आदमी है, किसी को कुछ भी बोलेंगे करेगा, फिर मेरी जरूरत किस लिए? कोहली, अभी मैं बोला कि नहीं बोला कि मैं मेरा काम सीक्रेटली होना मांगता है? बोला तो इसलिए कोहली, अभी समझा। अब स्टोरी सुनने का है, सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल स्टोरी। क्या मेरे को सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल स्टोरी सुनने का है? हाँ, अभी बोलता हूँ। एक टाइम था जबकि मैं शादी बनाया, मालूम नहीं, सीक्रेटली शादी बनाया, इसलिए बहुत कम लोगों को मालूम। तब मैं अभी अपने कारोबार में नया था, तब अभी मेरा कोई हैसियत नहीं बना था। इस खौफ के जरे साया शादी बनाया कि मवाली की बीवी विधवा मरती थी। फिर किसी अपना टाइप की छोकरी से भी शादी न बनाया, स्ट्रेट छोकरी से शादी बनाया। स्ट्रेट छोकरी थी, इसी वजह से 2 साल मैंने अपना कारोबार उससे छुपा कर रखा। 2 साल मैंने उसे खबर न लगने दी कि मैं मवाली था। फिर उसको पता चल गया। पता चल गया तो उसने क्या किया मालूम? क्या किया? मेरे को छोड़ के चली गई। अरे, उसके बाद आइंदा 2 सालों में 3-4 बार मेरी मुलाकात उससे हुई। फिर वो मर गई, टाइफाइड बिगड़ गया, कुछ दिन बिस्तर पर, फिर खल्लास। गॉड अल्टीमेटली पनिश किया। बेबी पर भी रहम न खाया, माँ को अपने पास बुला लिया। बेबी लड़की 2.5 साल की है, माँ साथ ले गई थी, वो मर गई तो मैं वापस लेके आया, लेकिन पालना मुश्किल। क्रेंच में रखा, फिर हॉस्टल वाले स्कूल में डाला। देखते देखते अपना फ्रान 18 साल का हो गया, स्कूल पास कर गया। फ्रान, ये नाम था लड़की का? हाँ, क्योंकि माँ का नाम भी फ्रान था। मैं स्पेशल करके उसकी माँ का नाम उसको दिया। फिर स्कूल पास करके फ्रान पूना से मुंबई आ गई। आगे सोचो क्या हुआ होगा। जैसे माँ को आपकी असलियत की खबर लगी, वैसे उसे भी लग गई। एग्जैक्टली, आपको उससे मुंबई नहीं बुलाना चाहिए था, मैं किधर बुलाना मांगता था। वो जिद करके आई। मैं तो उसे मुंबई और पूना दोनों जगहों से दूर कहीं कॉलेज में भर्ती कराना मांगता था। उसी की जिद थी कि वो हमेशा घर से बाहर रही थी, अब घर में रहना मांगती थी। मेरे को जिद माननी पड़ी। नतीजा बुरा निकला। मैं क्या करता? ये जानने के बाद जैसे माँ मेरे खिलाफ हो गई थी, वैसे बल्कि और भी ज़्यादा बेटी मेरे खिलाफ हो गई। मेरे को साफ बोल दिया कि वो एक मवाली के साथ नहीं रहना मांगती थी। फिर माँ की तरह वो भी मुझे छोड़ के चली गई। ये कब की बात है? 5 साल पहले की। लिहाजा इस वक्त वो 23 साल की है। हाँ, छोड़ के कहाँ गई? पहले तो कुछ पता न चला कि कहाँ गई। फिर किसी ने बताया कि नागपुर में थी और वहाँ कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी। आपने वहाँ उससे संपर्क करने की कोशिश की? नहीं। वजह? वो वहाँ से भी चल देती तो पढ़ाई से जाती, कोई अच्छा ही काम कर रही थी, इसलिए मैंने उसे डिस्टर्ब करना ज़रूरी न समझा। आई सी। उसकी 3 साल की पढ़ाई खत्म होने पर मेरा मन था उससे एक बार फिर कांटेक्ट करने का, क्योंकि मेरे ख्याल से तब तक उसका गुस्सा उतर चुका होगा और मिजाज में मैच्योरिटी आ चुकी होगी। ठीक, लेकिन वो नौबत आने से पहले वो नागपुर भी छोड़ गई और फिर लाख कोशिश करने पर पता न चला कि कहाँ गई। लेकिन लगता है कि फिर भी पता चला। कैसे लगता है? आपकी यहाँ मौजूदगी से लगता है। ओह हाँ, पता चला कि वो गुड़गांव में थी। कैसे पता चला? बहुत मुश्किल से चला, लेकिन चला। चला किसी करिश्माई तरीके से। आई सी। आगे? अपनी माँ का छोड़ा कुछ पैसा उसके पास था, जिसको यूज़ करके उसने वहाँ एक छोटा सा फ्लैट ले लिया और नौकरी तलाश कर ली। मैं उसको सपोर्ट करना मांगता था, लेकिन उसे मेरे से पैसा लेना कबूल नहीं था। मैं जिद करता तो वो वहाँ से भी चली जाती और इस बार हो सकता था मुझे कभी पता न लगता कि वो कहाँ गई थी। गुड़गांव पहुंचकर उसने अपना नाम बदल लिया था। फ्रान पाब्लो की जगह फाल्गुनी पावले रख दिया था। आगे वो फिर नाम बदल सकती थी, इसलिए उस बाबत मैंने उसको फोर्स न किया। फिर 1 साल पहले मेरे को मालूम पड़ा कि गुड़गांव में उसने अपने से उम्र से काफ़ी बड़े एक शख्स से रिलेशन बना लिए थे। वो शख्स 40 के ऊपर का था, ठेकेदारी का अच्छा कारोबार था और साथ में वहाँ की कारपोरेशन का सभापति था, इसलिए अच्छा रसूख रखता था। रिलेशन क्या थे? ठीक थे। शादी तक पहुँचे? हाँ, पहुँचे। नहीं। वजह? फ्रान गायब हो गई। जी?
फ्लैट नक्की किया, नौकरी नक्की की, शहर नक्की किया, गई कहाँ, बहुत जोर लगाया मालूम करने के वास्ते, लेकिन कुछ मालूम न पड़ा। अभी 6 महीना पहले तक मालूम करने की कोशिश किया, फिर हार कर कोशिश भी छोड़ दिया। फिर सडनली मालूम पड़ गया। कैसे? उसने जेब से अखबार का एक पन्ना निकाला और उसे खोलकर मेरे सामने रखा। मैंने देखा कि वो उसी रोज के एक्सप्रेस के लेट सिटी एडिशन का मुख्य पृष्ठ था। उसमें एक स्थान पर उंगली रखी और बोला, पढ़ो। जहाँ उसने उंगली रखी थी वहाँ एक नौजवान लड़की का क्लोजअप छपा था और उससे साफ पता चल रहा था कि वो लाश के चेहरे की तस्वीर थी। तस्वीर के साथ हेडलाइन थी, युवती अपने फ्लैट में मृत पाई गई। आगे खबर थी, डिम्पल कोठारी नामक एक 27 वर्षीय युवती अपने फ्लैट में मृत पाई गई। उसकी मौत की वजह हीरोइन के इंजेक्शन का ओवरडोज बताई जाती है। मरने वाले की लाश उसकी अनीता जोशी नाम की सहेली ने बरामद की थी, जो कि करोल बाग में स्थित अंबर लॉज में अपने पड़ोस में उसके बंगले वाले फ्लैट में रहती थी। पुलिस ने हत्या की संभावना से इनकार नहीं किया है, क्योंकि उनके मुताबिक हीरोइन का ओवरडोज मरने वाली के जिस्म में जबरन इंजेक्ट किया गया हो सकता है। मरने वाली नगर के नाइट क्लब और कैबरे जोर्ट्स की जानी पहचानी सूरत बताई जाती है। पुलिस से भी उसका पुराना परिचय बताया जाता है, क्योंकि अभी पिछले महीने वो 2 अन्य युवतियों के साथ वेश्यावृत्ति के आरोप में रेड ड्रैगन क्लब से गिरफ्तार की गई थी। उन पंक्तियों के लेखक को विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ था कि उस गिरफ्तारी में पुलिस ने बहुत जल्दबाजी से काम लिया था और गिरफ्तारी के तुरंत बाद उन्हें गिरफ्तार लड़कियों को तब रिहा कर देना पड़ा था, जबकि डिम्पल कोठारी ने उन्हें कैरेक्टर असेसिनेशन, रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, फिजिकल एंड मेंटल टॉर्चर जैसे इल्जामों के तहत कोर्ट में घसीटने की धमकी दी थी। वो खबर उस रोज सुबह मैंने सरसरी तौर पर अपने अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया में पढ़ी थी, लेकिन उसमें खबर के साथ कोई तस्वीर नहीं छपी थी। मैंने अखबार पर से सिर उठाया। ये? मैंने पूछा, आपकी बेटी है? हाँ, वो बोला, मैं रेगुलर न्यूज़पेपर रीडर नहीं हूँ। इत्तेफाक से मेरी इस अखबार पर नज़र पड़ी। मेरे को सिगरेट का पैकेट मांगता था। जिस शॉप से पैकेट खरीदा वो अखबार भी बेचता था। सिगरेट के लिए किधर और गया होता या किसी को भेजा होता तो कुछ मालूम नहीं पड़ने का था। आपने तस्वीर में बेटी को साफ पहचाना? हाँ, लिहाजा दिखने में आज भी वो वैसी ही है जैसे वो तब थी जबकि आपने उसे आखिरी बार देखा था। हाँ, खाली बालों का स्टाइल चेंज किया और डाई करा के उनकी रंगत बदली, जैसा कि आजकल फैशन है। अब मेरे को ये मालूम होना मांगता है कि मेरी डॉटर का डेथ के पीछे क्या मिस्ट्री है। अगर किया तो कौन उसे खलास किया। मेरे को मालूम होना मांगता है कि लास्ट 6 मंथ से उसका लाइफ क्या था, कैसा था, किसके साथ था। कॉली, तुम समझा कि नहीं समझा मैं क्या मांगता हूँ? समझा? तुम समझा कि नहीं समझा मैं क्या मांगता हूँ? समझा? देन स्टेप ऑन इट। तुम्हारा फीस मैं भरेगा, और भी कोई डिमांड बोलेगा तो पूरा करेगा। शुक्रिया, मेरे से जो बन पड़ेगा मैं करूँगा। लेकिन बॉस, एक सवाल है। क्या? जब पुलिस जैसी ऑर्गेनाइज्ड फोर्स इस केस की छानबीन कर रही है तो आप उन्हीं के जरिए कोई नतीजा निकालने का इंतजार क्यों नहीं करते? मैं ऐसा करेगा तो तुम्हारा फीस कौन भरेगा? वो तो ठीक है, लेकिन पुलिस के पास आदमी बहुत पर केस भी बहुत। क्या तुम्हारे साथ भी ऐसा ही है? पुलिस के माफिक एक टाइम में कई केस इन्वेस्टिगेट करता है? नहीं। सो देयर। मैं खामोश रहा। मरने वाली मेरी बेटी है, पुलिस के लिए केस है, आम रूटीन केस। किसी नाइट क्लब का, किसी कैबरे जोर्ट्स का एक चीप छोकरी ड्रग एडिक्ट होने की वजह से खलास हुआ। ऐसा छोकरी खलास हुआ जिस पर कोई सगे वाला नहीं, जिसका नाम फर्जी। पुलिस क्या तफ्तीश करेगी? उसकी किसके लिए तफ्तीश करेगी और क्या नतीजा निकालेगी? खानापुरी के लिए 1-2 जगह से पूछताछ करेगी और फिर उस केस को नक्की करके अगले केस की तफ्तीश में लग जाएगी। कौन बोलेगा, कौन शिकायत करेगा कि पुलिस ने अपना काम बरोबर नहीं किया? जब साला जर्नी का स्टार्ट ही ये सोच के हो कि किधर पहुंचने का नहीं है तो कैसे कोई किधर पहुंचेगा? साला डिम्पल कोठारी हीरोइन के ओवरडोज से फ्लैट में मरा या कोई बांग्लादेशी ठंड से अकड़कर फुटपाथ पर मरा, पुलिस के वास्ते एक ही बात न? यस, सो देयर।
आप पुलिस से मिले, मैं कहे आप मरने वाली के पिता हैं। आप पुलिस को उसके बारे में बहुत कुछ बता सकते हैं आपसे हासिल जानकारी के बिना, पर वो लोग दैट्स आउट ऑफ क्वेश्चन। मैं साला मवाली है, हिस्ट्री शीटर है, बाई है, पुलिस के पास कैसे जा सकता है? मैं साला पुलिस के पास जाएगा तो मेरा बिरादरी को रॉन्ग सिग्नल मिलेगा। मैं बोलेगा बेटी के लिए गया, भाई लोग बोलेगा मुखबरी के लिए गया। मैं बोलेगा किधर, कौन पूछेगा तो बोलेगा सालों कोई नहीं पूछेगा, खुद ही सोच के बैठा होगा कि मुखबरी के लिए गया। मैं ऐसा किधर मांगता है, नहीं मांगता। कॉली, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? आई थिंक आई डू। एक रीजन और क्या बॉस? ये छोकरी डिम्पल कोठारी, जिसको गॉड अलमाइटी अपने पास बुलाया, मेरा कोई नहीं। शी एज नथिंग टू मी। लेकिन फ्रान पाब्लो है, फाल्गुनी पाब्ले भी है, क्योंकि मेरे को पक्की करके मालूम की मुंबई छोड़ने के बाद फ्रान ने अपना नाम फाल्गुनी पावले करके चेंज किया। मेरा डॉटर का किसी चीप नाइट क्लब से, किसी कैबरेज जॉइंट से, किसी छोकरी लोगों के डांस वाले बार से, ड्रग्स से कोई मतलब नहीं होना सकता। फ्रान ऐसी छोकरी नहीं, वो क्लीन डिसेंट एजुकेटेड गर्ल। मेरे को ये भी कंफर्म होना मांगता है कि छापे में ड्रग्स से मरने वाली जिस छोकरी की खबर छपी है वो फ्रान है। लेकिन जब आपने अखबार में छपी तस्वीर से उसे पहचाना है तो वो मिस्टेक हो सकता है। मरने वाली फ्रान नहीं, उससे मिलती जुलती शक्ल वाली एक लड़की हो सकती है, हो नहीं सकती। लेकिन एक बाप की हैसियत से आप उम्मीद कर रहे हैं कि शायद ऐसा हो। शाना है, लिहाजा मेरा पहला काम इस बात की तस्दीक करना है कि मरने वाली आपकी बेटी है या नहीं, बरोबर। फिर उसकी मौत के रहस्य पर से पर्दा उठाना है, ये मालूम करना है कि हीरोइन के ओवरडोज के लिए वो खुद जिम्मेदार थी या वो ओवरडोज उसके कत्ल के इरादे से किसी ने उसे जबरन दिया। एग्जैक्टली। फर्ज कीजिए ये कत्ल का केस निकलता है और मैं कातिल की शिनाख्त में कामयाब हो जाता हूँ। फिर तुम्हारा काम खत्म। फिर जो करना होगा मैं खुद करूँगा। आप करेंगे, क्या करेंगे? जो मैं समझ रहा हूँ कि आप करेंगे। तुम क्या समझता है? आपको मालूम है तुमको क्या वांदा है? कातिल क्या तुम्हारा कोई सगे वाला निकल आएगा? उसका तो सवाल ही नहीं पैदा होता। तो फिर मैं खामोश रहा। मैं साला किधर का भाई है अगर मैं अपना बेटी का जान लेने वाले की मुंडी खुद अपना हाथ से नहीं काटेगा। लिहाजा मुझे एक कत्ल की तफ्तीश करना होगा और एक कत्ल में शरीक होना होगा। काहे? तुम क्या करेगा? मैं ज़िबह होने वाला बकरा पेश करेगा। आप कातिल का कत्ल करेंगे तो क्या ये बात छुपी रहेगी कि मरने वाली आपकी बेटी थी? तब आपकी क्लीन डिसेंट एजुकेटेड बेटी को किसी चीप नाइट क्लब की, किसी इंडिसेंट कैबरेज जॉइंट की, किसी डर्टी डांस बार की नशेड़ी पैदावार करार दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे? आप अपनी बेटी के क्लीन डिसेंट इमेज को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं या उसके इस इमेज की बर्बादी में शरीक होना चाहते हैं? वो सोच में पड़ गया। यू हैव ए पॉइंट हियर कोहली। फिर वो बोला, पट्ठा अंग्रेजी खूब बोलता था लेकिन उससे तालीम याफ्ता तो साबित नहीं हो जाता था। साहब लोगों की मेड खानसामे भी बहुत अनपढ़ होते हुए भी अंग्रेजी बोलते हैं। चंद चालू आम इस्तेमाल होने वाले फिक्रे बार बार सुनने पर किसी को भी याद हो जाते हैं। कहने का मतलब ये था कि मेरा ओरिजिनल ख्याल अपनी जगह कायम था कि वो पढ़ा लिखा नहीं था। तो प्रत्यक्ष में बोला, तो तुम बोलो। बोलता हूँ। मेरी राय ये है कि आप मुझे डिम्पल कोठारी की मौत की तफ्तीश करने दें। मेरी तफ्तीश से अगर पता चलता है कि वो आपकी बेटी फ्रॉन है और उसका कत्ल हुआ है तो कातिल को बजारिया पुलिस डिम्पल कोठारी के कत्ल की आपकी बेटी को नहीं सजा होने दे। यूं असल में सजा आपकी बेटी का कातिल ही पाएगा, लेकिन ये बात आपके सिवाय किसी को मालूम न होगी। यूं आपकी बेटी की वो उज्जवल छवि दागदार नहीं होगी जो आपकी निगाहों में उसकी सोसाइटी में बनी हुई थी। गुड गुड कॉली, आई एम ग्लैड कि मैं इधर तुम्हारे पास में आया। थैंक यू बॉस। सो यू विल डू योर बेस्ट। दैट्स गोज विदाउट सेइंग। लेकिन एक बात ध्यान में रखिएगा। कौन सी बात? मैं नतीजे की उसके आपके मन माफिक होने की गारंटी नहीं कर सकता। फिर क्या फ़ायदा हुआ? बॉस, ऐसी गारंटी कोई भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं ये गारंटी कर सकता हूँ कि मेरे एफर्ट में, मेरी कोशिश में कोई कमी नहीं होगी। उसने एक क्षण सोचा और फिर बोला, चलेगा। फिर उसने अपने कोट की भीतरी जेब में हाथ डाला
और 500 के नोट की एक गड्डी निकालकर मेरे सामने डाली। डाउन पेमेंट, वो बोला। बाद में जो बोलेगा। थैंक यू, मैं इसकी रसीद नहीं मांगता। अभी मेरे को जाने का है। तुम कुछ और पूछना मांगता है? हाँ मांगता है। गुड़गांव के जिस सभापति और ठेकेदार से आपने अपनी बेटी का अफेयर बताया, उसका नाम क्या है? कोहली। कोहली वो तनिक अप्रसन्न भाव से बोला। तेरे को डिम्पल कोठारी पर फोकस रखने का है, जिसका कि इधर दिल्ली में मर्डर हुआ है। लेकिन आपने खुद ये संभावना भी तो जाहिर की है कि कत्ल हुई वो लड़की आपकी बेटी हो सकती है। आपके अपने कहे से साफ जाहिर होता है कि फ्रान पावलो उर्फ फाल्गुनी पावले गायब हुई थी तो डिम्पल कोठारी वजूद में आई थी। लिहाजा डिम्पल की दिल्ली की शुरुआत की तफ्तीश से फ्रान की गुड़गांव की लाइफ का सिरा बहुत काम कर सकता है। अगर वो दोनों एक न हुई तो वो सिरा किसी काम नहीं आएगा। तो मैं भूल जाऊंगा कि मैंने उस सिरे पर कोई काम किया था। उस शख्स का नाम पुखराज सिंगला है। पता मुझे याद नहीं, लेकिन जब वो काउंसलर है, उधर का मशहूर कॉन्ट्रैक्टर है, तो पता मालूम करना कोई मुश्किल काम नहीं होता। यू आर राइट। आपके पास अपनी बेटी की कोई तस्वीर है? इधर नहीं है। आप मुंबई जाकर कुरियर से भेज सकते हैं। कुरियर से कोई प्रॉब्लम नहीं, फ़ोटो से प्रॉब्लम है। मतलब? मेरा नाइस लिटिल डॉटर, तस्वीर से अखबार वाली बटरफ्लाई नहीं लगता। कोहली, तेरे को फ़ोटो मांगता है तो अखबार के दफ्तर से या मोर्ग से निकलवाने का। लेकिन दैट्स फाइनल। ठीक है, मर्जी आपकी। वो उठ खड़ा हुआ। शाम तक मैं मुंबई वापस पहुंच जाऊंगा। वो बोला। आगे कांटेक्ट कैसे चलेगा? मैं फ़ोन करूंगा। रेगुलर? हाँ। मेरे को डेली रिपोर्ट मांगता है, दे दूंगा। विदाउट फेल? यस बॉस। एवरीडे 5 PM पर मेरे को तेरा कॉल आना मांगता है। आएगी। नंबर नोट कर। मैंने उसके बताए 4 नंबर नोट किए। मालूम? वो बोला। क्या? मेरे को उधर मुंबई में जो तेरा नाम रिकमेंड किया, वो बोला तेरे को किसी भाई के लिए काम करना मंजूर नहीं होगा, लेकिन तेरे को तो बराबर मंजूर। वजह? मैंने मेज पर अपने सामने पड़ी नोटों की गड्डी की तरफ इशारा किया। ठीक जवाब दिया कोहली। तेरी साहब कोई मेरे को पसंद, ये ठीक जवाब नहीं है। ये सजावटी जवाब है जो वक्त की जरूरत के लिहाज से मैंने आपको राजी करने के लिए दिया। उसके नेत्र सिकुड़े। उसने कुछ क्षण अपलक मेरी तरफ देखा। मतलब? वो बोला। आपकी खाम ख्याली है कि मैंने आपके लिए काम करना कबूल किया है। असल में मैंने जो करना है उस नेक वक्त के लिए करना है जिसे आपने क्लीन डिसेंट एजुकेटेड जैसे अलकरनों से नवाजा और जिसने एक मवाली बाप की छत्र छाया को नकारने का हौसला दिखाया, जिसने साबित करके दिखाया कि वो अपने बाप की नहीं अपनी माँ की बेटी थी। माय डियर सर, मेरी खिदमत फ्रॉन के लिए है। आपने उस खिदमत की महज फीस भरी है। कोहली, कोई मेरे को ये बोला कि तू पक्का हरामी। अभी मालूम हुआ कि ठीक बोला। ठीक बोला, लेकिन मुकम्मल न बोला। क्या मतलब? पक्का बोला, एक नंबर का न बोला। दिल्ली शहर में और आसपास 40 कोस तक मेरे से बड़ा हरामी मिल जाए तो बोलना। खाली हरामी ही है या और भी क्वालिफिकेशन है? कमीना भी फुल हूँ, खास दिल्ली वाली किस्म का। फंदेबाज, मतलबी, हरजाई, एक्सपर्ट क्वालिटी का। नियत बद, करेक्टर बदतर। गुड, एक ही टाइप के हैं हम दोनों। चलेगा। अब मैं निश्चित होकर मुंबई जाऊंगा, क्योंकि कुत्ता कुत्ते को नहीं काटता, मेरे को मालूम। गुड, अभी जाता हूँ। वो चला गया। पीछे मैंने नोटों की गड्डी उठाई और उसका मुआयना किया। पूरे 50,000 रुपए थे। सुधीर कोहली, मैंने खुद अपनी पीठ थपथपाई। दी लक्की बास्टर्ड। तभी रजनी बीच के दरवाजे की चौखट पर प्रकट हुई। मैंने नोटों की गड्डी उसकी तरफ उछाल दी, जो कि उसने बड़ी मुश्किल से लपकी। जा, गोलगप्पे खा के आ। मैं बोला। कितने के? कितने के क्या मतलब? सारी रकम के। कितनी है? 50,000 रुपये। आजकल 10 रुपए के 6 आते हैं। 50,000 रुपयों के 30,000 आएंगे। मैं एक दिन में 10 से ज़्यादा नहीं खा सकती। इस हिसाब से 30,000 गोलगप्पे खाने में मुझे कोई 8.25 साल लगेंगे। ये रकम गोलगप्पों पर खर्च करने गई मैं सन 2013 की मई में लौटूंगी। आपको मंजूर? मंजूर है। तू टल तो सही। मेरे लौटने तक मेरी 8.25 साल की तनख्वाह आप पर ड्यू हो जाएगी। खामखा? क्यों खामखा? अरे कमबख्त, हाजिरी भरेगी तो तनख्वाह की हकदार होगी ना। हाजिरी क्यों नहीं भरूंगी? आपके हुक्म पर गोलगप्पे खाने जाऊंगी तो आप ही का तो काम कर रही होंगी। ऑफिशियल अनाउंसमेंट पर दफ्तर से बाहर गया मुलाजिम
हाजिर ही माना जाता है। तौबा, तेरे से तो बहस में वो ही जीत सकता है जो एक हाथ में 2 तरबूज पकड़ सकता हो। वो हंसी। अब तो तुझे फिक्र नहीं कि 4 दिन बाद मैं तुझे महीने की तनख्वाह दे सकूंगा या नहीं। नहीं, बाय द वे, मैं तेरी कितने महीनों की एडवांस तनख्वाह तेरे बैंक खाते में जमा करा दूं तो तू तनख्वाह का रोना छोड़ देगी। अब क्या पता जिंदगी कितनी लंबी है और उनमें से आपकी मुलाजत में कितनी कटने वाली है। सत्यानाश हो तेरा। वो फिर हंसी। इधर आ। किधर आऊं? इधर मेरे पास। क्यों? आएगी तो पता लगेगा ना। पता लगेगा तो आऊंगी ना। तेरे को एक शेर सुनाना है। सुनाइए। यहाँ खड़े क्या वो मुझे सुनाई नहीं देगा? अरे कमबख्त, रोमांटिक शेर है। रोमांटिक शेर रोमांटिक आवाज में कहा जाता है जो पास होने पर ही सुनाई देती है। ओह, तो यूं कहिए ना कि फुसफुसा के सुनाएंगे। ठीक है, वैसे ही सही। वो मेरे करीब आ खड़ी हुई। मैंने उसका हाथ थाम लिया और उसकी आंखों में जागता हुआ बोला, शेर अर्ज है। इरशाद, वो बड़ी अदा से बोली। जिस वक्त खुदा ने तुझे बनाया होगा एक सरूर सा उसके दिल पे छाया होगा। पहले सोचा होगा तुझे जन्नत में रख ले, फिर उसे मेरा ख्याल आया होगा। काफी चीप शेर है। आपने खुद लिखा है। लानत, लानत। कोई और शेर तो नहीं सुनाना? नहीं, एक ही सुना के निहाल हो गया। तो फिर हाथ वापस कीजिए। वापस करूं? आपने कब्जाया हुआ है। छोड़िए। हाथ छोड़ने की जगह मैंने उसे अपनी ओर खींचा तो वो भरभरा कर मेरी गोद पर आ गिरी। तत्काल मैंने उसके होठों पर एक चुंबन जड़ दिया। अरे अरे, क्या करते हैं? तेरे को पप्पी देता हूँ। और क्या करता हूँ? क्यों देते हैं? मैंने मांगी तो गन क्यों होती है? वापिस कर दे। वो जबरन मेरी गोद से उठी। बहुत छिछोरी हरकत की आपने। हमेशा शिकायत ही करती है, कभी किसी बात की तारीफ नहीं करती। तारीफ वाली कौन सी बात की आपने? अभी तू मेरे कब्जे में थी। मैं चाहता तो तुझे हाई स्पीड, हाई वोल्टेज, विटामिन एनरिचिड, हाई कैलोरी, फुल फैटनिंग पप्पी भी दे सकता था। लेकिन मैंने ऐसा किया। जैसा किया वैसा भी क्यों किया? कोई आ जाता तो? इसी वजह से तो मैं नया बड़ा ऑफिस लेना चाहता हूँ जिसमें कि कोई एकाएक मेरे हमारे सिर पर ना खड़ा हो सके। मैं आपको वार्न कर रही हूँ, आपने फिर कभी ऐसी हरकत की तो अंजाम बुरा होगा। क्या होगा? आई विल रिजाइन। वो पाँव पटकती हुई वहाँ से रुखसत हो गई। साहिबान, औरत असल में ठहराव से, इत्मीनान से काबू में आती है। अपने उतावले व्यवहार से आप उससे हामी भरवा भी लेंगे तो वो हामी दिली ख्वाहिश की नहीं, मुलायजी की होगी। ऐसी हामी से आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला, सिवाय इसके कि आप अपना उबाल ठंडा कर लेंगे। जो होना है वो आपकी हड़बड़ी के बिना होगा। शहद पके सो मीठा हो जैसा होगा। पेड़ पर शहद पके फल की कौन नहीं जानता कि अपनी ही लज्जत होती है। आप उसे जल्दी तोड़ लेंगे तो उसे कच्चा खट्टा बदमजा पाएंगे। जबरन पकाएंगे तो भी शहद पक्के जैसी लज्जत नहीं पाएंगे। देखिए कितनी सयानी और रुमानी खेत बात कही है यूअर्स ट्रूली ने। लेकिन अफसोस कि ये मेरी कमबख्त सेक्रेटरी पर लागू नहीं। अब तक मुझे ये बात तस्लीम कर लेनी चाहिए कि उसमें तो शहद भी नहीं पकना और असहद भी नहीं पकना। लेकिन बंदा भी क्या करे? हर खूबसूरत लड़की पर लाइन मारने की अपनी बुनियादी आदत कैसे छोड़ दे? कैसे भूल जाए कि मेरा मिजाज लक्कड़पन से आशिकाना है? ऐसे तो प्रैक्टिस खत्म हो जाएगी। अंबर लॉज, करोल बाग के इलाके में एक खस्ता हाल 4 मंजिला इमारत थी जिसमें छोटे छोटे कई फ्लैट थे जो कि दरख्यास्त करने पर मुझे मालूम हुआ था कि फर्निशित किराए पर मिलते थे। उन्हीं में से एक फ्लैट मकतूला डिम्पल कोठारी का उसकी ज़िंदगी में आवाज़ था। वो सूर्यास्त के बाद का समय था, इसलिए इमारत की कई खिड़कियां बिजली की रोशनी से चमक रही थी। इमारत की नीम अंधेरी बदबूदार डोरी में एक इंडेक्स बोर्ड था जिसके अनुसार मकतूला के फ्लैट का नंबर 7 था और वो दूसरी मंजिल पर था। दूसरी मंजिल पर पहुंचकर मुझे मालूम हुआ कि हर मंजिल पर 4 फ्लैट थे और 6 नंबर फ्लैट पर अनीता जोशी की नेम प्लेट लगी हुई थी। अनीता जोशी यानी कि वो लड़की जो कि मकतूला की सखी थी और जिसने पड़ोस के फ्लैट में लाश बरामद की थी। मैंने चौखट पर कहीं कॉलबेल का बटन तलाश किया, वो न मिला तो दरवाजे पर दस्तक दी जिसका कोई नतीजा सामने न आया। तीसरी बार खटखटाने के बाद जब मैं सोच रहा था कि पता नहीं भीतर कोई था भी या नहीं कि दरवाज़ा खुला और चौखट पर एक नौजवान कदरन खूबसूरत गोरी चिट्टी लेकिन रोली पोली लड़की प्रविष्ट हुई। वो एक कॉटन का हाउस कोट पहने थी
जिसके खुले गिराबान में से उसकी दूधिया छातियाँ झलक रही थी। नितंब भारी थे, इसलिए कमर पतली जान पड़ती थी। उसने सरसरी निगाह से मेरा मुआयना किया। यस, फिर वो बोली, अनीता जोशी? मैंने मुस्कुराते हुए पूछा। दैट्स मी, वो बोली। लॉक स्टॉक एंड बैरल। लॉक स्टॉक का तो मुझे पता नहीं, बैरल आई कैन सी। क्या? कुछ नहीं। कुछ बोला तो? कुछ नहीं बोला, ऐसे ही मुंह से निकल गया। सॉरी। क्या चाहते हो? चाहतों की लंबी लिस्ट मेरे जेहन में आई, लेकिन उनमें ऐसी एक भी नहीं थी जो चौखट पर खड़े पूरी हो सकती थी। वैसे भी वो मेरी कोई चाहत पूरी करने के सवाल थोड़े ही कर रही थी, वो तो महज लोकाचार निभा रही थी। 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। प्रत्यक्ष में मैं बोला। क्या बात करना चाहते हो? बोलूँगा न, मुझे जानते हो। अब जानूँगा। मेरा टाइम वेस्ट करोगे? मेरा टाइम भी तुम्हारे जितना कीमती है। तुम्हारा वेस्ट करूँगा तो मेरा भी तो होगा। मैं क्यों भला दो जनों का टाइम वेस्ट होने की वजह बनूंगा? बात तो ठीक है तुम्हारी। तो फिर आओ। चौखट से हटते वक्त उसकी छातियाँ यूं हिली डुली कि मुझे स्विट्जरलैंड की उस गाय का ख्याल आ गया जो सुना है एक वक्त में 32 किलो दूध देती है। थैंक यू, मैं बोला। मैंने भीतर कदम रखा तो उसने मेरे पीछे दरवाज़ा बंद कर दिया। बैठो, वो बोली। नहीं, ऐसे ही ठीक है, मर्जी तुम्हारी। घर आए मेहमान की कोई खातिर करने का रिवाज है तुम्हारे यहाँ? मेहमान जबरदस्ती गले पड़ा हो तो नहीं, वो मेहमान न हो। मैं अर्थपूर्ण भाव से उसे देखता बोला। पेइंग कस्टमर हो। जब पे करेगा तो देखेंगे। देखेंगे या दिखाएंगे? देखेंगे और सोचेंगे। मैं एक कुर्सी पर ढेर हुआ। फिर मैंने 1000 के 2 नोट निकालकर सामने टेबल पर रखे। उसकी आंखों में चमक आई। मेरा अंदाजा सही और मेरा तजुर्बा फलदायक निकला था। चालू थी। ड्रिंक करते हो? वो मीठे स्वर में बोली। शौक से। चिराग जले तो और कुछ सूझता ही नहीं। मैं पेश करती हूँ। शुक्रिया, आती हूँ। वो किचन में चली गई। आज की कहानी बस यहीं तक। आगे की कहानी का भाग अगले अंक में।